हम जिस तरह दरिया को देखते हैं ना, स्वात का हुस्न है। अब ये हुस्न जो है वो मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। 2010 सैलाब के बाद एक बहुत बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई। ये पूरा जो दरिया है इसको खोदा गया। पता नहीं ऐसा कौन सा ख़जाना है इसके अंदर कि हमने इसकी पूरी शक्ल ही बिगाड़ दी। कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डिमांड के साथ साथ इंडस्ट्री भी डेवलप होती रही है, लेकिन इसकी प्रॉपर एक्सकेवेशन जो है वो होना चाहिए जो लीगल है, एज पर लॉ है, इसकी प्रॉपर लीज आपने ली होती है। कोई 10-12 जगहों पे आज एक्सकेवेशन की मशीन आज देखी है, हालांकि आपने 21 नवंबर के बाद से इसको पाबंदी लगाई। हम उस वक्त तक काबू नहीं पा सकते जब तक जो यहाँ पर इस पे डिपेंडेंट है लोगों के, उनके लिए भी हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देखनी होगी। जब इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो गवर्नमेंट उस वक्त कहाँ थी? आज अभी न पॉलिटिकल लीडरशिप इस पे बात करने के लिए तैयार है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी दर्द-सर बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है फंडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। और इस वक्त कोई फंडिंग नहीं है कलाम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की। इस वैली का मुस्तकबिल क्या होगा? लोकल इसमें क्लासेस में और कैटेगरीज में इतना बढ़ गए हैं कि अब विद इन एक स्वाद जो है हम अपर स्वाद और लोअर स्वाद की बात करते हैं। फ्लड के अंदर इरिगेशन चैनल्स थी जो दरिया से पानी कलेक्ट करके पूरा इरिगेट करते हैं, वो भी चले गए। 2010 का जो फ्लड आया, उसके बाद फिर 2022 का फ्लड आया, तो उससे जो खासकर ये दरिया के आसपास की जो ज़मीन थी जो वॉश आउट हो गई, उसके साथ उससे काफ़ी डिस्प्यूट्स का हमें फेस करना पड़ा। अगर आप रिवर एक्ट को देखें ना, उसके अंदर 200 मीटर्स तक जो है दरिया के बैंक से आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमारी तो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो 200 मीटर्स के अंदर आती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खानकास्ट। मैं हूं सुहेल असर खान। जिस तरह हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हम दरिया से जुड़े उन तमाम कहानियों को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे और दरिया सवात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इर्द गिर्द कितने मसाइल है और ये कितना मसाइल का गढ़ बन चुका है। तो हमने तकरीबन कलाम और बहरैन से होते हुए डिफरेंट जगहों पे लोगों से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बात की और आज हम पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में। और यहाँ पे भी हम इंतज़ामिया के साथ इन तमाम मसाइल को के ऊपर बात करेंगे, उनकी चैलेंजेस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्लाइमेट कितना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, ख़ासकर स्वात के लिए। हमारे साथ है शहजाद महबूब साहब, डिप्टी कमिश्नर हैं आप स्वात के। बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का। सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि स्वात एक हब है, ख़ासकर टेररिज़म का और एक्सट्रीमिज़म का रहा है और यहाँ पे हमने बहुत कुछ पिछले 10-15 साल पहले बहुत डिफरेंट स्वाद देखा और उसने बहुत सारा नुकसान उठाया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 2010 में हमें एक बहुत बड़ी सैलाब का सामना करना पड़ा और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 10 साल या 12 साल के फासले पे हमें 2022 में एक और सैलाब देखा। इस सैलाब ने स्वात की जितनी भी सोशल डायनामिक्स थी, जितनी ज़रिए-माश थे, वो पूरा फैब्रिक जो है वो चेंज कर दिया और हमारे जितनी मसाइल की शिद्दत थी, उसको और बढ़ा दिया। और चूँकि स्वात ऑलरेडी एक्सट्रीमिज़म के हवाले से पीस के हवाले से वल्नरेबल रहा है, तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो माहौलियाती फैक्टर्स है, अवामिल है, ये किस तरह स्वात में शायद किसी ने क़ियास का, शायद नहीं डिसेबिलिटी का, अनपीस का या क्राइसिस का सबब बने। आप चूँकि यहाँ पे एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं और आप इन तमाम चैलेंजेस को यकसुई के साथ तमाम डिपार्टमेंट की नज़र से देख रहे हैं, तो हम आपसे थोड़ी-सी चंद चीज़ों के ऊपर तफ़सीलन बात करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं, उसमें जंगलात का तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम सीधा आपसे दरिया के ऊपर बात करेंगे। हमने कलाम के अंदर जब ये सैलाब आया और होटल्स चले गए, रोडें चली गई, तो लोगों ने फिर दूसरे ज़रिए-माश ढूँढने की कोशिश की और पीछे बांडों में चले गए। जिस तरह डेहसान बांडे का वाक़या हमने देखा जिसमें 10-15 लोग जो हैं वो फ़ौत हुए और एक बहुत बड़ा इश्यू बना। वो ज़मीनी तनाज़ा काफ़ी अरसे से था, लेकिन वो शिद्दत तब इख्तियार कर गया जब हमारी बाकी ज़र-ए-माश की चीज़ें थी वो कम हुई और हमने दूसरी ढूँढनी शुरू की और जब देसान बांडे में टूरिज़्म या टूरिस्ट का जाना हुआ शुरू हुआ तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ गए। इसके साथ-साथ हमने देखा कि कलाम के लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, होटल्स बाहर के लोगों को, उन्होंने चश्मे भी साथ बेच दिए। अब वहाँ पे जब वाटर सप्लाई स्कीम चला गया सैलाब में तो वहाँ पे लोगों को ये भी मसला हुआ कि अब पानी का बड़ा मसला है और आपस में। इसके साथ-साथ कलाम के अंदर लैंड डिमार्केशन का बहुत बड़ा मसला है, मतलब लैंड रिकॉर्ड है नहीं और उसकी वजह से लोगों की आपस में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं क्योंकि अगर ज़मीन चली जाती है तो दरिया की उस पार
रह जाती है, दरिया इस पार आ जाता है, या अगर आपस में दोनों का बॉर्डर लाइन होता है तो वो मालूम नहीं होता। तो इस तरह की बहुत सारी डिस्प्यूट्स हैं जो आपके पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और रोज़ बरोज़ उस डिस्प्यूट्स में इजाफ़ा होता जा रहा है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन इस वक़्त इन इश्यूज़ को ख़ासकर कलाम की हद तक, अगर हम इस डिस्प्यूट की बात करें, वो किस नज़र से देख रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इतना जो सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यहाँ डेली इम्पैक्ट करता है यहाँ के लोगों को। आपने 2-3 डिफरेंट इश्यूज़ हाइलाइट किए हैं इसमें। सबसे पहले आपने जो लैंड डिस्प्यूट्स की बात की है, तो कलाम हमारा वन ऑफ दोज़ एरियाज़ जहाँ पर कभी लैंड सेटलमेंट हुई नहीं है। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट्स आते हैं, लोकल्स के बीच में, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच में आते हैं। इसी तरह इंतकाल हो जाते हैं, रजिस्ट्रीज़ हो जाती हैं, वो फिर आगे मज़ीद उसको फर्दर सेल आउट कर देते हैं और एक ही प्रॉपर्टी जिसके 3-3 4-4 ओनर्स होते हैं। इसी सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर यहाँ पर सेटलमेंट स्टार्ट की है। एक डेडिकेटेड जो सेटलमेंट तहसीलदार है वो यहाँ पर स्टेशन्ड होता है और वो प्रॉपरली जो सेटलमेंट का प्रोसेस है, जो कि एक बड़ा लेंथी किस्म का, बड़ा टायरसम किस्म का प्रोसेस है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और उम्मीद है कि वो इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे मेजॉरिटी जो हमारे लैंड डिस्प्यूट्स हैं कालाम में, ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये जो सैलाब की बात, इसमें कितनी शिद्दत आई है? ये अब भी समझना चाह रहे हैं ज़रा। ये बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह आपने बात की है कि 2010 का जो फ्लड आया, उसके बाद फिर 2022 का फ्लड आया, तो उससे जो ख़ासकर ये दरिया के आस-पास की जो ज़मीन थी, जो वॉश आउट हो गई उसके साथ, उससे काफ़ी डिस्प्यूट्स का हमें फ़ेस करना पड़ा। और जो हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी हमें ये इश्यू बार-बार आ रहा है कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2022 के फ्लड से पहले यहाँ पर ज़मीन थी, जो आप लोगों ने एक्वायर की, अभी नहीं है। तो ये डिस्प्यूट्स बिल्कुल आ रहे हैं और ये वक़्त के साथ-साथ मज़ीद ज़्यादा होंगे, क्योंकि जैसे-जैसे फ्लड्स की इंटेंसिटी क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ेगी, उसके साथ लैंडस्लाइडिंग का एलिमेंट जो है ये आएगा, तो ये डिस्प्यूट्स मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। इसमें हमें एक और चीज़ भी देखने को मिलती है कालाम के अंदर। एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनप्लैन्ड, हद से ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। जंगलात काट के उस पे होटल्स बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा अलमिया है, और ये बाहर के लोग हैं जो यहाँ के एटमॉस्फेयर को समझते भी नहीं हैं। सेकंडली वो लोग जो दरिया के अंदर होटल्स बना रहे हैं, और ये बिल्कुल सामने हो रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि दरिया के बीच में उन्होंने होटल्स बना रहे हैं, और वो जो एंक्रोचमेंट है हो रही है, रिवर एक्ट की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप रिवर एक्ट को देखें ना, उसके अंदर 200 मीटर्स तक जो है दरिया के बैंक से आप हुँ, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमारी तो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है, वो 200 मीटर्स के अंदर आती है। तो अगर आप 200 मीटर्स करें तो उसमें तो रोड भी आ जाएगी और रोड से आगे का एरिया भी आ जाएगा। हाँ। तो एक तो नंबर 1, आई हैव ऑलवेज़ फेल्ट कि इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जो लोकल डायनामिक्स है उसके हिसाब से आपको ये जो स्टैंडर्ड है ये रखना चाहिए। नंबर 2, आपने बात की इल्लीगल और हैphazard कंस्ट्रक्शन की। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है ना, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर जो कि रेगुलेट करते हैं बिल्डिंग को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को, बिल्डिंग लॉज को, या बाय लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका रोल काफ़ी इसमें सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब अगर आप देखें तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीएमएस की है, और अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये इनकी है कि बिल्डिंग्स को वो रेगुलेट करें यहाँ पर। लेकिन आप दोनों के एक्ट को देखें तो दोनों के एक्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है। दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों की सेम ड्यूटीज़ हैं। मी बीइंग डीजी यूएसडीए, जब मैं अपना स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चार्ज मेरे साथ था, तो ये काफ़ी बार मैंने टेकअप किया है अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ कि इसको रिज़ॉल्व करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के साथ इस मैटर को टेकअप करना चाहिए। हुँ, उसके अलावा आप जिस डिपार्टमेंट को भी दें, आप अगर अपर स्वात को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं या टीएमए को दे देते हैं, उनकी जो अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसमें भी हुँ, काफ़ी इश्यूज़ हैं। वहाँ हुँ। की जो वर्क फोर्स है, उनके जो अपना रेवेन्यू जनरेशन है, वो भी काफ़ी वीक है। और जब इन सब चीज़ों से आप क्रॉस कर लेते हो इसको, तो आखिर में हमारे पास कोर्ट्स का इशू आ जाता है। आप इसमें देखेंगे वक्तन-फ़वक्तन काफ़ी मेगा ड्राइव्स हुई हैं एंटी इंक्रोचमेंट की। 2020-21 में भी हुई थी, 18-19 में भी हुई थी, और उसमें काफ़ी होटल्स को इन्होंने डिमोलिश किया था। लेकिन उसके बाद वही होता है कि स्टे उसके ऊपर आ जाता है, स्टेटस क्वो आ जाता है, फिर वो कोर्ट में लिटिगेशन चलती है और उसके बाद जो है ये एक तरह से प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाता है, जिसका फ़ायदा जो है लोग काफ़ी उठाते हैं इस चीज़ का। इसमें मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी के कंट्रोल के ऊपर ना होना है। मेरे ख़्याल से इस पे कोई लॉज़ ऐसे मौजूद हैं जो कलाम के ऊपर, और ख़ासन दरिया के आस-पास जो
आबादी है उसके लिए ख़ास एरिया महदूद हों कि यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, ये रेज़िडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल एरिया है, ऐसी कोई स्पेसिफ़िकेशन है ख़ासकर दरिया के आस-पास? देखिए, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं वो लैंड यूज़ की बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जब भी आप एक सिटी को डेवलप करते हैं तो वहाँ का एक मास्टर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर अर्बन पॉलिसी होनी चाहिए। उसके अंदर लैंड यूज़ के बारे में होता है कि ये कमर्शियल एरिया होना चाहिए, रेज़िडेंशियल होना चाहिए। अनफॉर्च्यूनेटली कालाम में हमारे पास नहीं है ऐसा, और उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये इतना रैपिडली डेवलप हो गया, हमारे पास टूरिस्ट स्पॉट्स वैसे ही इस मुल्क में कम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बाकी तो जो डिस्कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई, और इसका जो प्रॉपर अर्बन प्लान था या प्रॉपर मास्टर प्लान था वो डेवलप नहीं हो सका। अभी एक इनिशिएटिव जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने दिया है वो लैंड यूज़ बिल्डिंग अथॉरिटी, लैंड यूज़ अथॉरिटी उन्होंने अभी एक कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसका काम यही होगा कि जितने भी हमारे मेगा सिटीज़ वगैरह हैं इनके लिए प्रॉपर लैंड यूज़ प्लान्स बनाना। इसके साथ-साथ अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि हम एक कंसल्टेंट को हायर करें, जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ख़ासकर कालाम हो गया और जो अभी डेवलप होने वाले हैं, जिसमें हमारे पास स्पेस है कि हम उसकी प्रॉपर अर्बन प्लानिंग वगैरह करें। तो वो एक इनिशिएटिव हमने लिया था और वो भी आई थिंक बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था कि हम एक कंसल्टेंट को हायर करें, इसी पैटर्न के ऊपर वो हमें करके दें, ताकि फ्यूचर जो भी डेवलपमेंट हो वो काफ़ी सिस्टमैटिक हो, काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड हो। इस तमाम प्रोसेस के अंदर हम लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे ऑनबोर्ड कर रहे हैं क्योंकि ओनरशिप उनके पास है काफ़ी हद तक इस तमाम एटमॉस्फेयर की और हमें एक चैलेंज ये भी मिलता है कि दुनिया में 90% जंगलात जो है वो इंडिजन कम्युनिटीज़ के पास हैं इस वक्त ये इंडिजन इस वक्त इसलिए बन चुकी हैं कि वहाँ पे लाइवलीहुड की जो ज़रिए माश की जो ज़रिए थे वो सोर्सेज जो थे वो कम होते जा रहे हैं और वहाँ से माइग्रेशन भी ज़्यादा हो रही पहली सीजनल माइग्रेशन थी अब परमानेंट माइग्रेशन हो रही है वो भी बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है इसके साथ-साथ उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने 2-3 चीज़ें ख़ासकर जो बहरेन का हाइड्रो वो स्टेशन है वो और जो अभी नया हाइड्रो स्टेशन बनने जा रहा है जो केदाम के साथ टनल के साथ पानी जाके मदियन में एंड अप होगा। उनसे जब मैंने बात की वो दरिया स्वात बचाओ तहरीक जिन्होंने शुरू किया उन्होंने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो बनते हैं, लेकिन हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा आपके इश्यूज़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये पानी जो है ये डाइवर्ट हो जाएगा तो हमारा यहाँ जो ये केदाम से लेके तकरीबन 10-12 किलोमीटर का फासला बनता है मदीन ये इसमें तो टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगी पानी। तो फिर उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से ये है कि पानी पूरा डाइवर्ट नहीं होगा, कुछ होगा। तो उन्होंने कहा ये इस मॉडल पे ये बहरेन का जो हाइड्रो प्लांट है उस पे अमल नहीं हो रहा। बल्कि अभी जब मैं कल बहरेन में था तो जो दराल का जो नदी है उस पे कोई पानी नहीं था। और सेकंडली उनका कंसर्न सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे लोकल लोगों को हायर नहीं किया जाता सिवाय क्लास 4 के और उसमें भी बाहर से लोग आ रहे हैं और जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप लेके आते चाहे वो मल्टिल्तान के प्रोजेक्ट्स हैं या उशू के अभी हो रहे हैं या ये जो नया प्रोजेक्ट लाके आ रहे हैं, वहाँ पे लोकल्स को कोई फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। देखिए, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें लोकल ओनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोकल ओनरशिप के साथ-साथ उसकी लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, उसको क्या बेनिफिट इसका मिल रहा है। अभी जितने भी हमारे आप जिन प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र कर रहे हैं, इसमें मेजॉरिटीली जो है वो उसके हैं, पीडीओ के प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें हमारे पास जो एग्ज़ीक्यूट कर रही है, जो डोनर हैं इसमें, वो हैं इंटरनेशनल डोनर्स। और मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता, और मेरे ख़्याल में लोकल्स को भी काफ़ी अवेयरनेस है इस चीज़ के कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट उस वक़्त तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अगर उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं, और आजकल जिस तरह इंटरनेशनल इश्यूज़ बन जाते हैं अगर आप एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज के और ये ऐसे भी बिल्कुल इसके ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं, प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट की गई हैं, और काफ़ी इसके अंदर कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व थे, और जब थॉरो स्टडी हो गई, फिजिबिलिटी इसकी हो गई, उसके बाद इसकी अप्रूवल फेज़ हुआ और उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ। तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर भी अगर लोकल नेचर को या लोकल एनवायरनमेंट को किसी किस्म का नुकसान पहुँचता, तो कभी भी ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव ना होते, वो ना एग्जीक्यूट होते। अभी जिस तरह आपने स्वात
स्वात बचाओ तहरीक की बात की है, तो बिल्कुल लोकल लोग हैं, उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है इसी दरिया के ऊपर, इसी लोकल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो उनके रिज़र्वेशंस बिल्कुल टाइमली हम कम्युनिकेट भी करते हैं ऊपर डोनर्स को। साथ में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ये भी इनको कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व करती है, एंगेज करती है। इसी तरह लास्ट वीक भी पीडो ने एक प्रॉपर इनिशिएटिव लिया, जो कि लोकल जिरगा हो ये जो लोकल नोटेबल्स थे मशानान, इनको उन्होंने इनवाइट किया पेशावर में। वहाँ पे कंसल्टेंट्स भी आए, पीडो के ऑफिशियल्स भी थे। इनके तमाम रिजर्वेशंस जो हैं वो सुने गए, उनको बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई, प्रेजेंटेशन दी गई। उसमें इनको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबल है, कैसे ये आपके दरिया को किसी किस्म का भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके साथ साथ जो आपने एक बात की है कि लोकल जो पॉपुलेशन है उसको कैसे ये बेनिफिशियल होगा, तो उस पे भी काफ़ी डिटेल में बात हुई है कि जो इनका सीएसआर का कंपोनेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस तरह लोकल यहाँ पे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स या इनका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इनकी जॉब क्रिएशन है, उसमें वो कैसे इनकी हेल्प करेगा। और इसी कनेक्टेड आपने एक बात की है जॉब क्रिएशन की। देखें, जहाँ तक लोअर स्केल की जॉब्स हैं, तो उसमें तो आप जहाँ पे नॉन टेक्निकल या स्किल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल इन लोगों को ही हायर किया गया है। गबराल कालाम में आप देख लें या नीचे वाले प्रोजेक्ट्स में आप देख लें। लेकिन जो टेक्निकल जॉब्स हैं, अगर वो लोकल नहीं अवेलेबल आपके पास वो स्किल, तो वो ज़ाहिर-सी बात है बाहर से ही इम्पोर्ट होगा, वो बाहर से ही आएगा। अब जो प्रोजेक्ट है उसकी तो आपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी साथ में देखना होगा। हाँ, ये उनका एक गिला है कि हमारे पास यहाँ लोग हैं जो नहीं हो रहे ये, और ये काफ़ी हद तक उनका कंसर्न था कि कुछ क्लास 4 जो वहाँ पे लोकल ही बनते हैं वो भी बाहर से गए। और फिर उनका ये भी एक कंसर्न था कि यहाँ पे पिछली दौर हुकूमत में बहुत सारे लोग लोअर स्वात से यहाँ पे भी पोस्टेड हैं, और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पोस्टेड किए जाते हैं जिसमें लोकल्स को अवॉइड किया जाता है। इस पे आप क्या देखें, कहें? ये अब आप ऐसी बात कर रहे हैं ना कि अपर स्वात है तो लोअर स्वात के लोग नहीं आएँगे यहाँ पर, तो फिर अपर स्वात के अंदर जो है कालाम वाले कहेंगे कि बहरैन वाले ना आएँ, बहरैन वाले कहेंगे मदियन वाले ना आएँ, फिर बात जाएगी मोहल्लों के अंदर जाएगी कि उस वाले मोहल्ले का बंदा ना आए, तो ये कब तक चलेगा? नहीं, नहीं, ये तो एक ही स्वात है ना। अभी देखें, मुझे सबसे बड़ा इश्यू आपको पता है इस टाइम क्या मैं फेस कर रहा हूँ? कालाम के अंदर जो स्कूल्स है उसके अंदर टीचर्स की शॉर्टेज, ठीक है? लोअर स्वात से लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते और उसकी रीज़न भी है, जेनुइनली यहाँ 90 किलोमीटर्स तकरीबन रास्ता बनता है। स्कूल के लिए रोज़ाना जाना और टीचर का वापस आना ये काफ़ी मुश्किल होता है। रोड नहीं है, बुनियादी मसला ये भी है। रोड हो भी तब भी ये काफ़ी लंबा रास्ता है, अगर आप देख लें। जहाँ तक रोड ठीक है वहाँ तक तो आप खुद ही देख लें इसको। तो अभी हम लोकल टीचर्स को भी देख रहे हैं, वो भी हमें नहीं अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो एक ज़िले के अंदर मेरे ख़्याल में इस चीज़ पे इश्यू नहीं होना चाहिए कि लोअर स्वात से बंदा अपर स्वात आ रहा है, अपर वाला लोग नीचे आ रहा है। यही पिछले दिनों में जो हैं हमारे कंसर्न्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने मुझे जीप एसोसिएशन के इश्यू बताया। हम आपसे जो बात करना चाह रहे थे वो ये जो लोकल्स का जॉब्स के हवाले से जो कंसर्न है, स्पेसिफिकली जो कलाम और बहरीन के लोग हैं जिनका ये कंसर्न है कि नीचे से लोग आके, मतलब जो फॉर एग्जांपल उनका ये भी कहना था कि टूरिज़्म के ऊपर सारी जो ट्रेनिंग है वो लोअर स्वात के लोग ले जाते हैं, और हमें जो है वो बहुत, हालांकि हब जो हैं ये भी हैं। दूसरा, हमारी जॉब्स के ऊपर होती हैं तो ज़्यादा, चूँकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है ज़्यादा वो लोअर स्वात से होती है, तो वो अपनी क्लास स्पोर्ट्स को एकोमोडेट करने के लिए हमारे यहाँ उसको इंस्टॉल कर रहे थे। तो ये उनके लिए एक वो जो मिसट्रस्ट का एक वजह भी बन रही है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते देखें, मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ कि एक तरफ हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लोकल इसमें क्लासेस में और कैटेगरीज़ में इतना बढ़ गए हैं कि अब विद इन एक स्वात जो है हम अपर स्वात और लोअर स्वात की बात करते हैं। जहाँ तक ये जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो आई थिंक ये तो एक सेट स्टैंडर्ड फार्मूला है, पॉपुलेशन बेस के ऊपर होता है। बेशक हमारा अपर स्वात जो है उसका एरिया सबसे बड़ा है, लेकिन साथ साथ में पॉपुलेशन उसी तरह प्रोपोर्शनली कम है। तो जो ये हमारे लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आप अर्ली बात कर रहे थे, इसमें बिल्कुल जो लोअर क्लासेस है इसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन है, इन्हीं को ही प्रेफर किया जाता है, इन्हीं को ही हायर किया जाता है, जो कि इस वजह से नहीं है कि इन लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, वो आपके प्रोजेक्ट के उसमें भी होता है, बेनिफिट में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करो तो जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ से आप प्रेफर करते हो। हाँ, हायर टेक्निकल जॉब्स जो है उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, अगर लोकल आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप बाहर से उसको इम्पोर्ट करते हो। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता। साथ में आपने ये बात भी की है कि सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो लोअर स्वात वाले ले जाते हैं। तो
अपर स्वात वालों को हमने ना कोई ज़बरदस्ती बैन किया हुआ है, ना तो हमने रोका हुआ है। ये इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं दोनों के लिए। बड़ी चीज़ें हैं जो कि अपर स्वात के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, तो वो अपर स्वात में ही होती हैं। बड़े हमारे इस तरह इंटरनेशनल डोनर्स हैं, लोकल एनजीओज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, इरिगेशन पे काम कर रहे हैं, वो अपर स्वात में कर रहे हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज़ पे काम कर रहे हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो सब अपर स्वात में कर रहे हैं। तो ये तो आपके डायनामिक्स से रिलेटेड होता है कि लोकल कैसी हैं और फिर उसको कैसे फ़िल करते हैं बाकी लोग। इस वक़्त अगर हम देखें तो बहुत सारे स्कूल्स दरिया के उस पार हैं। पुल जो है वो सैलाब में चले गए। अभी भी चेयर लिफ्ट्स यूज़ हो रही है। उन चेयर लिफ्ट से बहुत सारे लोग मरे भी, ज़ख्मी भी हुए। मेरे चंद स्कूल की टीचर से बात हुई कि बहुत सारे स्कूल बच्चों ने स्कूल आना भी छोड़ दिया इसी वजह से कि रास्ते ख़तरनाक हो चुके हैं। कुछ एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, कह रही कि आस-पास मेरे 2-3 बच्चे मर गए क्योंकि वो रास्ता ख़तरनाक था नीचे दरिया में, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। और ये सारी अंदर कलाम खाली ये एरिया नहीं, अंदर बहुत सारी वादियाज़ हैं। और उसमें वो बच्चियाँ या वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अगर जाते हैं तो एक ट्रॉमा के साथ, एक ज़हनी दबाव के साथ। अगर आप चाइल्ड लेफ्ट को देखें तो आपको मतलब परेशानी होती है, उसमें बेड की क्या हालत होती होगी। और इस तरह फिर उनका स्कूल जाए। और साथ इस तरह ख़वातीन भी हैं, जिनकी बीएचयूज़ चले गए, जिनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ चली गई, अब उनके लिए मोबिलिटी का बहुत बड़ा मसला बन चल रहा है। और आखिर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि बहरीन कालाम का रोड। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं लोकल्स की उन माइंडसेट को, एक मिसट्रस्ट को, एक एंजाइटी को, एक डिप्रेशन को, एक तालीम का ना होना, हेल्थ फैसिलिटीज़ का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, और फिर एट द एंड टूरिज्म का ना होना। तो आपकी लाइवलीहुड थी डिपेंड है इस चीज़ के ऊपर। देखें जिस तरह आपने बात की है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, आई टोटली एग्री विद यू। 2022 का जो हमारा फ्लड था, ये आपको मालूम होगा कि इंटेंसिटी में 2010 से ज़्यादा था। और इस वजह से बेशक हमारा अपर स्वात जो है उसका एरिया सबसे बड़ा है, लेकिन साथ-साथ में पॉपुलेशन उसी तरह प्रोपोर्शनली कम है। तो जो ये हमारे लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आप अर्ली बात कर रहे थे, इसमें बिल्कुल जो लोअर क्लासेस है, इसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन है। इन्हीं को ही प्रेफ़र किया जाता है, इन्हीं को ही हायर किया जाता है, जो कि इस वजह से नहीं है कि इन लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है। वो आपके प्रोजेक्ट के उसमें भी होता है, बेनिफिट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करो तो जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ से आप प्रेफ़र करते हो। हाँ, हायर टेक्निकल जॉब्स जो है उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, अगर लोकल आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप बाहर से उसको इम्पोर्ट करते हो। इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो इलेक्शन कमीशन की वजह से बैन लग जाते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हमारे जो प्रोविंस है सूबे की, वो काफ़ी हद तक ख़राब रही, जिसकी वजह से जो फंडिंग वगैरह थी इनके रिहैबिलिटेशन की, वो काफ़ी रुकी रही, काफ़ी उस पे काम स्लो होता रहा। फिर साथ-साथ में इसमें पॉलिटिकल डायनामिक्स भी आ जाती है। जो हमारी मेन कालाम बहरीन रोड की बात आपने की है, इट्स एन एनएचए रोड, ठीक है? नेशनल हाईवे के अंडर आती है, व्हिच इज़ अ फेडरल डिपार्टमेंट, उसकी फंडिंग वहाँ से होती है। बाकी जो रोड्स हैं, लिंक्स रोड वगैरह हैं, वो प्रोविंशियल रोड्स हैं, जिस पे प्रोविंस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिस पे काफ़ी काम भी हो चुका है और अभी हो भी रहा है। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसमें काफ़ी काम कर रही है, सीएनडब्ल्यू के अंडर रोड्स आती हैं, लोकल गवर्नमेंट टीएमए के पास आती हैं, उस पे काफ़ी हद तक काम होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है फंडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी बड़ा इशू है। और एक ऐसा इशू है जो कि हमारे उससे बाहर है, हमारी कैपेसिटी से भी बाहर है और हमारी जुरिसडिक्शन से भी बाहर है, मतलब आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द फंडिंग। और इस वक्त कोई फंडिंग नहीं है कलाम के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की। नहीं, ये जो कालाम बहरेन रोड की बात कर रही हैं, इसका जो हमारी डिस्कशन होती है एनएचए के साथ, इसकी रीडिज़ाइनिंग चल रही है। वो डिज़ाइनिंग भी आफ्टर जो है वो कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करके दोबारा फिजिबिलिटी स्टडी हुई कि इन केस अगर फ्यूचर में फ्लड हमारे पास आता है और वो किस लेवल का आता है, तो उससे अबव हमें रोड बनाने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है, अगर आप इसको दोबारा बनाएंगे तो ये दोबारा फ्लड में वॉश आउट हो जाएगी। तो उस रीडिज़ाइनिंग में काफ़ी टाइम लग गया, नंबर वन। फिर इंटरिम सेटअप की जिस तरह मैंने बात की है, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट काम के ऊपर पाबंदी थी। अब उस पे किसी हद तक काम शुरू हो गया है, जो हमारे स्टील ब्रिजेस थे वो लगना शुरू हो गए हैं। बाकी जो पैच वर्क है छोटा-मोटा, वो भी साथ में चल रहा है। तो अगर अभी आप देखें तो टोटल हमारी ये जो रोड जो कि जिसकी कंस्ट्रक्शन बाकी रहती है, ये अराउंड 5-6 किलोमीटर ही है। पैचेज़ में है लेकिन 5-6 किलोमीटर ही है, बाकी तकरीबन मेजॉरिटी बन चुकी है। इसमें जो पुलों का मसला है, जो चेयर लिफ्ट्स है, जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत अलार्मिंग है। और साथ ही जो ख़वातीन का मसला है बीएचयूज़ का, वो भी
मोमेंट से रिलेटेड चीज़ हैं। तो इस चैलेंज को आप कैसे देख रहे हैं कि ये भी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की को फुल फ़ोर इस चीज़ के ऊपर काम करे? जी, बिल्कुल इससे कोई वो नहीं है कि ये होने चाहिए। लेकिन देखिए जहाँ तक आपने लिफ्ट्स की बात की है ये काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं और नंबर 2 हज़ारों की तादाद में है। या नहीं, तो ये आपके जो मैं चैलेंज की बात करूँ ये तब बनी है जी, और ये बड़ी ख़तरनाक बनी जी, जी। है, जब से पुल गए हैं और ये वही सैलाब के बाद की जो बने हैं मैं उनकी स्पेसिफ़िकली बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये कलेक्टिव पर्सपेक्टिव में ये जी। टोटल बात बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पुल बह गए हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। अभी वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है हो रहा है और उसके अल्टरनेटिव लोगों ने ये बनाना शुरू किए हैं। तो बिल्कुल जब भी ये फंडिंग की इश्यू रिज़ॉल्व होंगे ये ऑलरेडी प्लान्ड है और इस पे काफ़ी हद तक काम भी शुरू है। जिस तरह अभी यूएनओप्स की मदद से हमने तकरीबन 8 ब्रिजेस उन्होंने हमें कंप्लीट करके दिए हैं और उन्होंने ऑफ़िशियली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर किए जो हमने आगे टीएमएस के और लोकल बॉडीज़ के हवाले कर दिए हैं। इस तरह गवर्नमेंट की भी जो है डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उसमें भी ये बिल्कुल इंक्लूडेड हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इन द मीनवाइल हम ये कोशिश ज़रूर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो ये पुलिस या ये जो वो लगे हुए हैं इसकी प्रॉपर मैकेनिकल जो है इंस्पेक्शन हो प्रॉपर इसकी चेकिंग हो विदाउट एनओसी जो है कोई फंक्शनल ना हो ताकि इसमें कोई ह्यूमन लॉस वगैरह जो है वो इस तरह कोई कोई वाक़या हमारे पास ना है। वाक़यात हो रहे हैं और बड़ी असल में सबसे बुनियादी मसला ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हद तक डिस्टर्ब हैं कि वहाँ की जो यूथ हैं, वहाँ की जो ख़वातीन हैं, वहाँ के बच्चों हैं, उनकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और ख़ासकर जिस तरह हमने दिसान बांडी की वाक़ये की ज़िक्र की, वो भी एक शिद्दत इख्तियार कर गया, अभी तो सेटल डाउन है, अल्लाह ना करे कोई और इश्यूज़ इस तरह हों। लैंड डिस्प्यूट्स हैं और जिस तरह आपने बात की कि हमारी कुछ अर्बन प्लानिंग नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ-साथ कुछ डिपार्टमेंटल रिस्ट्रिक्शंस भी है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस हद तक रोल है, किसका नहीं है। तो इस पूरी chaos के अंदर जो दरिया के साथ-साथ के जो मसाइल हैं और ख़ासकर अगर हम बहरीन और कलाम वैली के अंदर ही बात करें, तो उस वक़्त वहाँ का नौजवान बहुत मायूस है। वहाँ की क्योंकि टूरिज़्म है नहीं इस वक़्त। लोग वहाँ पे जो होटलें बना के अब मायूस वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि रोड्स नहीं हैं। साथ-साथ वहाँ की जो लोग वहाँ से पूरी की पूरी मोहल्ले वॉश्ड आउट हुए। तो जो सीज़नल माइग्रेशन थी वो अब परमानेंट माइग्रेशन में तब्दील हो रही है। तो आप इस पूरे कियास को किस अंदाज़ से देख रहे हैं कि जो वैली का मुस्तकबिल होगा आने वाले दिनों में, यहाँ तक भी कहा जाता है कि 90% जो जंगलात होते हैं देयर जो कम्युनिटीज़ के पास होती हैं और वो ही इसको बेहतर तरीके से क्योंकि ओनरशिप तो लोकल्स ने लेना है ना, बाहर से लोग आएँगे, अपना काम करेंगे, चले जाएँगे। तो इस पूरे कियास को आप कैसे देख रहे हैं कि इस वैली का मुस्तकबिल क्या होगा? अगर इस तरह की फंड्स ना हो, ये अर्बन प्लानिंग ना हो, अब ये प्लानिंग चलती क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो रोड था ये 2010 में ये 8-9 साल में बना। जैसे ही बना अगले दूसरे साल सैलाब आया। तो ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और इस वक्त हम एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट और क्राइसिस के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं और ये जो क्लाइमेट का चैलेंज है ये कल के लिए अब तो 10 साल का स्पैम था अब तो और दूसरे साल सैलाब आती है। तो ये इस क्राइसिस को कैसे देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक आपने बात यूथ की है, तो मेरे ख़्याल में मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से वो नाउम्मीद है मायूस हो गया। लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक की है, मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ कि देखें, लोकल्स जो है, वो यहाँ के रियल ओनर्स हैं और कोई नहीं है। बाहर से टूरिस्ट आता है, वो 2 दिन, 3 दिन गुज़ार के चला जाता है। जब तक लोकल यहाँ की ओनरशिप नहीं लेंगे और जो यहाँ की इसकी जो फलाह वगैरह है, वेलफेयर वगैरह है, उसकी ज़िम्मेदारी खुद ही नहीं लेंगे, तो बाहर से कोई भी आ जाए, कितनी भी फंडिंग आ जाए, तो वो पॉइंटलेस है। वो ज़ाहिर-सी बात है सस्टेनेबल नहीं होगी। और अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो यहाँ की इश्यूज़ वगैरह हैं, वो लोकल्स की कोऑपरेशन से काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व भी हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आप बाहर चले जाएँ और किसी से भी आप पूछ लेना, आप उससे पूछें कि बीइंग अ पाकिस्तानी आपके राइट्स क्या हैं? तो वो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है, चाहे वो अनपढ़ बंदा भी है, तो आपको काफ़ी हद तक बता देगा कि मेरे ये राइट्स हैं। आप किसी से पूछें कि बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं? को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएगा। तो जितने भी गवर्नमेंट है, स्टेट है, इसका एक हद तक रोल है। बाकी लोकल्स जो हैं, ये खुद ही इस चीज़ की ओनरशिप लेंगे, इस पूरे के पूरे उसकी कि भई हमने कहीं पे डिफ़ॉरेस्टेशन नहीं होने देनी। भई हमने कहीं पर स्वात में जो है म्युनिसिपल वेस्ट नहीं गिराना हमने। कहीं पर हमने इल्लीगल एक्सकवेशन या इल्लीगल जो माइनिंग है, ये नहीं होने देनी। और जहाँ पर भी होगी हम फौरी तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म भी करेंगे, बल्कि एक्टिवली हम खड़े होंगे इसको बचाने के लिए। जिस तरह आपने अभी स्वाद बचाओ तहरीक की बात की है, ये है लोकल ओनरशिप
कि वो अपनी चीज़ की खुद ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट करूँगा कि इनकी एक्टिविज़म इतना ग्रो करें कि बाकायदा तौर पे रियल इंटरवेंशन करें स्वात के रिवर की प्रोटेक्शन के लिए। उसके जो इर्द-गिर्द जो इल्लीगल माइनिंग हो रही है या जो एरोडिंग या लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो रही है, उसको प्रिवेंट करें, फ़ॉरेस्टेशन यहाँ पे करें, प्लांटेशन वगैरह यहाँ पर करें। और जहाँ तक आपने टूरिज़्म की बात की है, तो आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। आप 2018 से डेटा ले लें, तो हर ईयर जो है प्रोग्रेसिवली हमारे टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। हर साल ज़्यादा की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और वो आपको होटल्स का डेटा देख लें, होटल्स की कंस्ट्रक्शन देख लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मज़ीद भी इस चीज़ की डिमांड है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ के लोकल लोगों पर ही सारा का सारा डिपेंडेंट है। स्टेट बिल्कुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करें, लेकिन साथ साथ में लोकल्स भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी प्रोटेक्शन में, इसकी कंजर्वेशन में और इसकी रिहेबिलिटेशन में, जितना कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इन तमाम एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, आपकी चैलेंजेस को भी। लेकिन वो जो वैली के अंदर लोग हैं, उसमें कुछ चंद लड़कों से जब मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब अभी बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है या पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, तो हम एक और एंजाइटी में चले जाते हैं कि अब एक और सैलाब आएगा। क्योंकि हमने, जो आप ओनरशिप की बात करें, इन लोगों ने अपनी होटल्स बनाए, अपने रोड्स बनाए, ओनरशिप ली, टूरिस्ट के नए नए आइडियाज़ निकाले, लेकिन वो जब सैलाब आता है वो चीज़ फिर उल्टा हो जाती है, और फिर गवर्नमेंट को भी 10 साल का हर साल लगता है उसको दोबारा उस हालत में खड़े करने की। तो मेरे ख्याल से लोकल्स की काफ़ी हद तक ओनरशिप है, क्योंकि वो एक एरिया सबसे बड़ा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कोई तो रोज़गार है नहीं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और बात करेंगे मदियन, और ख़ासकर नीचे बाड़े के नीचे जब ये दरिया खुल जाता है, तो यहाँ पे 2010 सैलाब के बाद एक बहुत बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई, और हमने ये देखा कि बाड़ेरी से लेके तकरीबन चकदरा तक ये पूरा जो दरिया है, इसको खोदा गया, इसको कंगाला गया, और पता नहीं, रेत तो समझ आता है, पत्थर समझ आता है, बाजरी समझ आती है, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा ख़जाना है इसके अंदर कि हमने इसकी पूरी शक्ल ही बिगाड़ दी। अब आप दरिया में जाते हैं तो आपको सिवाय पत्थर और वीराने की कुछ नज़र नहीं आता। इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, एक तो ये जो एक्सकेवेशन जो होती है रिवर बेड के अंदर, ये एक तरह से ज़रूरी भी होती है। हर फ्लड के बाद जो है ऊपर जो पहाड़ों से काफ़ी बड़ी तादाद में पत्थर वगैरह और जो बाकी वो है वो यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में जो पानी का फ़्लो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो इसकी रेगुलर जो है एक्सकेवेशन करना भी ज़रूरी है। काफ़ी हद तक इसके ऊपर जो है ग्रीन बेंच पेशावर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस पे बैन लगाया था। फिर एक प्रॉपर नेस्पाक की इस पे फिजिबिलिटी स्टडी हुई थी, और उसके अंदर भी काफ़ी रिकमेंडेशंस थी। फाइनली जो है इस पे वो परमिशन मिली थी कि आप इसमें लीज़ वगैरह दें ताकि प्रॉपर एक्सकेवेशन स्टार्ट हो। हाँ, जिस तरह बात आपने की है एक्सकेवेशन होनी किस तरीके से चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इशू ये होता था कि जब आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक मिल जाता था इस पूरे एरिया में जो आपने ज़िक्र किया है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो हमारे एक्सकवेटर्स होते थे वो बिल्कुल रिवर बैंक के क्रॉस लगे होते थे, वो बीच में नहीं जाते थे जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सकवेशन वगैरह, ताकि पानी का फ़्लो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। वो फिर हमने उस पे सख्ती से एक्शन लिया, उसको हमने बैन किया। इवन जब इस बार हमारे पास इन्हीं ब्लॉक्स के लीज़ वगैरह हो रहे थे, फ्रेश लीज़ेस हो रहे थे, तो उसमें बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये वो भी किया, इंट्रोड्यूस भी कराया, और साथ में इसको इम्प्लीमेंटेबल भी किया कि आप जो है रिवर बैंक से 50 मीटर्स तक जो है आप एक्सकेवेशन नहीं कर सकते। आपको सेंटर ऑफ द रिवर जो है, मिडल ऑफ द रिवर, यहीं पर करनी होगी। तो ये एक तरह से हमारी नेसेसिटी भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर एक्सकेवेशन जो है वो होना चाहिए जो लीगल है, एज़ पर लॉ है, जिसकी प्रॉपर लीज़ आपने ली होती है। इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। न हमारे स्वात के अंदर 25 के आसपास जो स्पीशीज़ थी फ़िश की, हुँ, वो नापेद होती जा रही है। हुँ, वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब हैं। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर तो सैलाब था ही, हुँ, उसके में इल्लीगल फ़िश हंटिंग थी ही। हुँ, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नज़र आता है वो ये एक्सकेवेशन है, जो हुँ, दरिया को कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और जब ये हुँ, पूरा एक पत्थर में तब्दील हो जाता है और उसमें खुराक मछली के लिए ख़त्म हो जाती है, तो वो मछली नापेद हो जाती है। ये एक फैक्टर बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, जो सीजनल बर्ड्स आते थे, मतलब वो वाइल्ड लाइफ थी, एक तो अपने परिंदे थे दरिया के ख़ास, और एक ये था कि जो बाहर से मेहमान परिंदे आते हैं वो नीचे आते हैं खुराक के लिए, और उनको हुँ, खुराक नहीं मिल रहा। तो ये
क्या ये रिवर जो है इसको कोतना इससे ये जो एक्सकेवेशन है ये इतना ज़रूरी है कि मतलब मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुआ है लास्ट ईयर। तो ये 6 करोड़ रुपए के लिए हमने चकदरा से लेके बाडीरी तक पूरा ही दरिया खोद डाला। और जो आप बात कर रहे हैं रिवर बेड्स की, तो मैं जब से पिछले 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ, जब से मैंने ट्रैवल किया कोई ऐसी जगह बैंक नहीं छोड़ा जहाँ पे रोड का एक्सेस है, जहाँ पे हम जा सकते हैं कि वहाँ पे खुदाई ना हुई हो। और ये अभी भी हो रहा है। ये मतलब मैंने कोई 10-12 जगहों पे आज एक्सकेवेशन की मशीन आज देखी है जो कंटिन्यूसली लगी हुई है। हालांकि आपने 21 नवंबर के बाद से इसको पाबंदी लगाई क्योंकि नई जो अवार्ड है वो नहीं हुई। एग्जैक्ट। तो ये इतनी पूरा रिवर को खोदना 6 करोड़ रुपए के लिए, ये कोई मेरे ख्याल से कोई फ़ायदे का सौदा तो नहीं है। देखें, अब ये तो आप जो बात कर रहे हैं ये तो पॉलिसी इशू है। पॉलिसी लेवल पे इसको जो है डिस्कस करना चाहिए और वही आपको बेहतर इसमें गाइड कर सकते हैं। मेरी जहाँ तक जो बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी इलीगल एक्सकवेशन ना हो, और वो ऐसी एक्सकवेशन जो कि हमारे लिए फ्लड में नुकसान दे सकती है, जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। उसमें इरिगेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपके साथ डेटा ऑलरेडी माइंस एंड मिनरल्स ने शेयर भी किया हुआ है कि हमने पास्ट 6 मंथ्स में तकरीबन कोई 650 के करीब FIRs इस पे दर्ज किए हैं। और अभी भी डेली बेसिस के ऊपर रात के 11-12 बजे भी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान है वो दरिया के बीच से जो है एक्सकवेटर्स को इनको भी कन्फिस्केट कर रहे हैं, साथ में जो इनके ड्राइवर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। लास्ट नाइट जो है बहरीन में ये एक्टिविटी हुई है, 2 दिन पहले बाबूज़ई में एक्टिविटी हुई है। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। वट एवर लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे साथ अवेलेबल हैं उसके अंदर रहते हुए ये कांस्टेंट हमारी स्ट्रगल है। यहीं पर देखें मैं बात आ जाती है वही लोकल ओनरशिप की, ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जो आइज़ एंड ईयर्स हैं वो होते हैं लोकल्स होते हैं। आप कहीं पे भी इलीगल जो एक्सकवेशन हो रही होती है, मैंने लोगों को अपने सेल फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उनको मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप मुझे उस लोकेशन की वीडियो और ब्रीफ सा बता दिया करें कि ये कौन सा पॉइंट है। और काफ़ी लोग मुझे रिपोर्ट भी करते हैं और उस पर एक्शन भी होता है और उस पर लोग अरेस्ट भी होते हैं। फिर उसके बाद बात वहीं पर दोबारा आ जाती है कि कुछ लीगल इश्यूज़ भी हमारे होते हैं उसके अंदर कुछ जेन्युइन इनके भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, चल रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लोगों में अवेयरनेस आ रही है अपने क्लाइमेट से रिलेटेड, तो बहुत जल्द इस चीज़ पर भी हम काबू पा लेंगे बाकी चीज़ों की तरह। आप जिस तरह बात करें ना कि इस मसले पे जो रिवर में एक्सकेवेशन हो रही है इस पे हम काबू पा लेंगे। अभी मेरी बात हो रही थी क्रश एसोसिएशन के चेयरमैन है मलकन डिवीजन उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि इस पूरी इंडस्ट्री के साथ अब तकरीबन 67,000 फैमिलीज़ का अब वो रोज़गार वाबस्ता है, तो अब इसको आप बंद नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो इलीगल माइनिंग है वो तो है ही नहीं, मतलब वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, इसके साथ जो इलीगल माइनिंग का नंबर दो, तो लाखों लोगों का रोज़गार इस वक्त इस पूरी इंडस्ट्रीज़ की वाबस्ता है। तो ये जब ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी और ये इतना सवेर हो रहा था कि आज मैंने 5-6-10 जगहों पे एक्सकेवेटर मशीन देखी है जो जिसके ऊपर आप लोगों ने पाबंदी लगाई है कि इस वक्त कोई भी एक्सकेवेशन नहीं होगी जब तक नए टेंडर अलॉट नहीं होते हैं, और वो खुलेआम मतलब दिन की रोशनी में वो लगे हुए हैं। तो ये जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तो गवर्नमेंट उस वक्त कहाँ थी? इसको इतना डेवलप ना करती कि आज अभी द पॉलिटिकल लीडरशिप इस पे बात करने के लिए तैयार है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक दर्द सर बना हुआ है। देखें, ये इंडस्ट्री अब 1-2 दिन में तो डेवलप हुई नहीं है। ज़ाहिरी बात है, क्रश की डिमांड है, इतनी रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो डिमांड के साथ साथ इंडस्ट्री भी डेवलप होती रही है। और जिस तरह आपने बात की है कि लाखों लोगों का रोज़गार इससे एसोसिएटेड है और मेजॉरिटी लोकल जो है लोकल्स ही हैं, कुछ बाहर से आते हैं। लेकिन जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, तो इसको हमें होलिस्टिकली इस चीज़ को देखना चाहिए। हम उस वक़्त तक क्लाइमेट चेंज पे और ये बाकी सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं इसके, हम उस वक़्त तक काबू नहीं पा सकते जब तक जो मेन रीजंस हैं क्लाइमेट चेंज की, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन है, चाहे वो इलीगल एक्सकवेशन है, जब तक हम इस पर काबू ना पा लें। और उस पर काबू करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि जिन लोगों का रोज़गार इससे एसोसिएटेड है उनके लिए अल्टरनेटिव जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट जो हमारे इदारे हैं उनकी तरफ से भी कोई अल्टरनेटिव सोर्स उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोगों का जो रिलायंस है, जो लोगों की डिपेंडेंसी है अपनी लाइवलीहुड के लिए,
वो इस पर कम की जा सके। तो बिल्कुल ये वन वे स्ट्रीट नहीं है कि इंतज़ामिया आएगी, डंडा लेकर वो खड़ी होगी, जो भी एक्सकवेटर वाला आएगा और उसको पकड़ के उठा के ले जाएगी। साथ-साथ में जो यहाँ पर इस पे डिपेंडेंट हैं लोगों के, उनके लिए भी हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देखनी होगी। जी, ये आप कह रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जी, बन चुका है बिल्कुल। जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह काबू नहीं पा रहा, जी, और हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि उसकी कंप्लीट वायलेशंस हो रही है, और अब लाखों लोग उसमें रोज़गार है, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस किस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस रियलिटी को मानते हैं। इसके साथ साथ मेरे ख़्याल से इस वक्त एक बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट का भी एक माहौल बन रहा है कि कम्युनिटीज़ की जो अपनी ज़मीन की शामिलात थी, उनके ऊपर आपस कम्युनिटीज़ के अंदर ये डिस्प्यूट्स का जो शिद्दत है वो किस लिहाज से दरिया की हुँ, जब एक्सकेवेशन शुरू हुई उसके बाद, हुँ, और अब गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर ये जो नंबर ऑफ़ एफआईआर्स हैं ये भी तकरीबन कोई 763 जो हुँ, डिस्प्यूट्स हैं अराउंड द एंड आपकी रिकॉर्ड के अंदर वो अभी तक रजिस्टर हो चुकी है पिछले हुँ, 10 सालों के अंदर। तो ये जो गवर्नमेंट का और ये जो जितनी भी इलीगल एक्सकेवेशन हो रही है उसके और फिर लोकल्स के साथ जो हुँ। वहाँ के ओनर्स है, ये कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट का सबब बन रहा है और रोज़ बरोज़ इसमें कितनी शिद्दत आ रही है। हुँ। देखिए, इसमें आपने 4-5 डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं वो हाइलाइट किए। एक तो हमारी जो रिवर की वजह से ज़मीन कहीं पर बन जाती है, कहीं पर कट जाती है, वो रिवर के फ्लो पे डिपेंडेंट है। ज़ाहिर-सी बात है उससे भी डिस्प्यूट्स आते हैं, जो पहले ज़मीन एग्ज़िस्ट करती थी अब वो नहीं कर रही, जो नहीं करती थी अब वो करती है क्योंकि दरिया का रुख जो है वो दूसरी तरफ चला और गया। अब हम भी मोड़ रहे हैं, बाजरी एग्ज़ैक्टली। के चक्कर में, क्रश के चक्कर में हम वो मोड़ एक रहे हैं वो है कांस्टेंट। उसके साथ कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपसे, इससे डिस्प्यूट्स काफ़ी इमर्ज हो रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना, इसको टाइमली अपडेट होना चाहिए। जितना ये टाइमली अपडेट होगा उतने जो इसमें ओनरशिप के और जो पोजेशन के हैं, ये इश्यूज़ उतने जल्दी रिजॉल्व होंगे, क्योंकि एक रेवेन्यू रिकॉर्ड ही होता है स्टैंडर्ड, जिससे आपको लोगों की ओनरशिप और पोजेशन का पता चलता है। फिर दूसरी बात जो आपने की है, जो बाहर से जो आते हैं क्रश वगैरह के, उनके लोकल लोगों के साथ डिस्प्यूट, उसमें देखिए सरफेस रेंट के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, उसमें बाकी भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लोकल के साथ, उसके इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग लाइजॉन कमेटी है, जिसमें इस तरह के तमाम केसेस जो है वो रेफ़र किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो उसमें आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, और उसमें फिर रिकमेंडेशंस जो हैं वो डीजी माइंस को आगे जाके फॉरवर्ड होती है, जो उस पे इवेंचुअल डिसीजन करते हैं। तो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमें आते भी हैं, हम फेस भी करते हैं, साथ में हमारी कोशिश भी है, हम उसको रिज़ॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन समहाउ लिमिटेड रिसोर्सेज़ की वजह से, कैपेसिटी की वजह से इश्यूज़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और इसको मुश्किल होता जा रहा है टैकल करना। हम जिस तरह दरिया को देखते हैं ना, स्वात का हुस्न है, अब ये हुस्न जो है वो मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है, और उसमें मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो लोकल्स के इन्वॉल्वमेंट भी है, इलीगल जो माइनिंग है वो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंट्रोल उस तरह नहीं है जो आप भी बात कर रहे हैं। तो आपके ख़्याल में जो इंडस्ट्री हमने डेवलप करनी थी वो थी टूरिज़्म वाली, मतलब हमने रिवर बैंक्स के ऊपर होटल्स बनाने थे, वो इंडस्ट्री डेवलप करनी थी। हमने माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप कर दी जो बीच में अब वो हर जगह पे लगे हुए हैं, और उससे हमारा डायरेक्टली टूरिज़्म जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। मतलब अभी मैं एक टूरिज़्म के नुमाइंदे से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी फ़िज़ागढ़ के अंदर स्टेज़ होती थी 1-2 दिन के लिए, टूर ऑपरेटर से मेरी बात होती, वो इसलिए होती थी कि रिवर को हम देख सकें। हुँ, रिवर व्यू के लिए हम वहाँ ठहरते थे। अब आते हैं तो एक वीरान मंज़र नज़र आता है, तो हम हुँ, वहाँ पे क्यों ठहरे? वो सीधा फिर कालाम वगैरह। हुँ, और दूसरा मैंने एक बंदे से बात की, उन्होंने कहा कि जब भी लोकल्स आ जाते हैं बाहर से, तो अपनी चटाई उठा के दरिया के किनारे बैठना चाहते हैं कि वो खाना खाएं, अपना खाना बनाएं और वो पिकनिक स्पॉट बने और वो रिफ्रेशमेंट हो। वो कह रहे हैं कि सारा दिन वो चटाई लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी हमवार ज़मीन नहीं होती कि वहाँ पे बैठ जाएं। हुँ। और ये जो माइनिंग है इसने तो कोई भी ऐसी हमवार जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे चटाई रख के आप बैठ सकें। तो ये टूरिज़्म को किस हद तक तबाह कर रहा है इस वक्त ये जो माइनिंग इंडस्ट्री है? जी, बिल्कुल कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तबाह कर रहा है, रिवर फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। और जिस तरह आपने बात की है, जो रिवर के आस-पास ग्रीन पैचेज़ होते थे जिस पे फैमिलीज़ बैठती थी। मतलब देखें, लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू स्वात, मैं 1998 में आया था अपनी फैमिली के साथ, अच्छा। और अभी ये मेरी 2024 में पोस्टिंग हुई है। 98 का स्वात और अभी का जो स्वात है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ। चाहे वो एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे वो क्लाइमेट की बात करें, चाहे वो रिवर की बात करें। और बिल्कुल हम एक हद तक कह सकते हैं कि 2010 का जो फ्लड है
और जो 2022 का है इसने भी रिवर स्वात की टोपोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि उसने एक हद तक इसको अफेक्ट किया है, लेकिन जो इलीगल माइनिंग है ये भी इक्वल कंट्रीब्यूटर है उसके अंदर। तो बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ, इस पे काफ़ी जो है वर्क करने की ज़रूरत भी है, काफ़ी इसको सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। और जिसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, चाहे वो लाइवलीहुड की टर्म्स में है लोकल्स के लिए, या चाहे वो एक दरिया की सफाई के कॉन्टेक्स्ट में है, इससे अलावा जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उस पर बिल्कुल काम होना चाहिए, बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि ये जो माइनिंग है अगर ये काबू में ना आई तो कल के लिए कितना बड़ा मसला होगा। इसके साथ साथ एक और फैक्टर है कि हमारे यहाँ जो स्वात की इकॉनमी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टूरिज़्म और दूसरा एग्रीकल्चर। हाँ। टूरिज़्म का तो हमने आप एग्री करते हैं कि ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है, या जो एक्सक्वेशन चल रही है, या जितना भी वो ग्रेवल या रेत निकाला जा रहा है दरिया से, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टूरिज़्म को ख़राब करने में। लेकिन साथ साथ हमारी फ्लड के अंदर इरिगेशन चैनल्स थी जो दरिया से पानी कलेक्ट करके पूरा इरिगेट करते हैं, वो भी चले गए, हाँ। जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी रोज़ बरोज़ नीचे आता जा रहा है। और अगर हम इसको और साइंटिफिक तरीके से देखें, तो मेरी एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि ये जो ड्रैगन फ्लाई है, जो कि एक नेचुरल प्रेडेटर होता है, फ्रूट्स का। ठीक है, वो डेवलप होता है चावल की फसल में, और चावल की फसल तब होता है जब पानी ज़्यादा हो। अब पानी कम है, चावल का फसल उस तरह नहीं होना, तो वो जो ड्रैगन फ्लाई है वो अब उस तरह फ्लरिश नहीं करी, वो पैदा नहीं हो रही, वो जिस तरह वो ख़त्म होती जा रही है। तो हम फिर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और हम एक अपनी एक जो है वो बायो जो है माहौल बनाते जा रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं कुदरत से। तो कल के लिए हमारे और चैलेंजेस, ये एक छोटा सा मिसाल मैंने आपको एग्रीकल्चर के हवाले से दिया। आपके लिए इस वक्त आप एग्रीकल्चर को कैसे देख रहे हैं, कि कितनी इरिगेशन चैनल्स हैं जो इस वक्त नहीं है, नहीं बन रही, जिसके ऊपर काम हो रहा है, और ये एग्रीकल्चर की ओवरऑल अपडेट क्या है डिस्ट्रिक्ट स्वात की? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो 2022 के फ्लड्स थे उसके बाद काफ़ी डैमेज हुआ है हमारा इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि हमारे इरिगेशन नेटवर्क्स वगैरह थे, जिससे एग्रीकल्चर काफ़ी जिस पे डिपेंडेंट था, उस पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है। लेकिन मज़ीद उस पे जो काफ़ी हमारी स्कीम्स थी वो अभी भी अंडर प्रोग्रेस है। कुछ लैक ऑफ फंडिंग की वजह से उस पे कंप्लीशन नहीं हो सकी। काफ़ी हमारे प्राइवेट एनजीओज़ जो हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इरिगेशन नेटवर्क्स काफ़ी हद तक वो भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उसको रिस्टोर कर सकें। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फीडबैक ली जाती है कि जो फ्यूचर एडीपी है, जिसे एनुअल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट स्वात के लिए कौन कौन सी स्कीम्स प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसमें भी 90% स्कीम्स जो हमने प्रपोज की हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो इरिगेशन से रिलेटेड हैं, कि इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एज अर्ली एज पॉसिबल हमें डेवलप करना चाहिए। और उसकी रीज़न ये है कि स्वात में आपने जिस तरह बात की है एग्रीकल्चर की, उसके अलावा जो यहाँ पर फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, ये इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमारा जो पीच फ्रूट है। है, पीच वगैरह, ये काफ़ी इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी फेमस है। उसके अलावा अलावा जो वक्त के साथ साथ लोगों ने भी इसके अंदर इनोवेशन ले आई हैं। जो हमारे डिहाइड्रेट करते हैं फ्रूट को, वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वो भी नेशनली भी डिफरेंट इलाकों में एक्सपोर्ट होता है और लेकिन इंटरनेशनली ये भी होता सारी है। चीज़ तब होगी जब नहर के अंदर पानी होगा और पानी खेत तक पहुंचेगा, और नहर के अंदर पानी नहीं है तो प्रोडक्शन ऑलवेज कम होती जा रही है। और हम्म, ये चैलेंज इस वक्त एग्रीकल्चर का बना हुआ है, जो हम्म, सवात की तकरीबन 80% जो ज़मीन है उस पे हम्म, आड़ू के बाग है, हम्म, तो उसका प्रोडक्शन तो कम होते जा रहा है। और अगर हम्म, उसको वक्त पे पानी ना मिले तो वो फसल तो हो नहीं सकती है, हम्म, एंड दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन द रेन, कि अगर हम्म, बारिश हो जाए तो फसल हम्म। अच्छी होगी, बारिश नहीं होगा तो देयर बी मैं नो प्रोडक्शन। देखें, एक तो क्लाइमेट का तो इम्पैक्ट है ही ना, वो तो हम उससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करते। जो पानी का पहले फ्लो होता था, जो पानी के पहले वो होता था, वो तो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। हाँ, बीइंग अ गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं इरीगेशन के, जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं 2022 के फ्लड्स के बाद, जो कि दरिया स्वात से पानी उठाकर या इन्हीं को प्रोवाइड करते थे, उसकी रिहेबिलिटेशन बिल्कुल करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो आ रही है पिछले लास्ट 2 ईयर्स में, वही लैक ऑफ फंड्स की है। मतलब इस वक्त हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम हुँ, उन नहरों को डेवलप करें और अपनी जो दूसरी इकोनॉमी है एग्रीकल्चर वाली जी, उसको अपलिफ्ट बिल्कुल, करें, और इस वक्त वो मतलब तबाही का शिकार है, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल। एग्री करते हैं। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं। अ, जब आप किसी भी गांव में, हमारे यहाँ पार्क्स नहीं है, हमारे यहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए कोई क्लब्स नहीं होते, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ आप जाएं, आपके साथ एक रिवर होता है, आप अपने घर से असर के वक्त निकलते हैं या किसी भी वक्त, और आप जाके पहुँच जाते हैं, तो आप किसी दरख्त के साए में बैठ के आप दरिया को देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं, ठीक है।
अभी आपको माहौल नज़र नहीं आता। आप जैसे पहुंच जाते तो एक तो वो दरख्त शरख्त सारे सैलाब में चले गए, उसके बाद जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो सुबह शाम डस्ट 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 डस्ट, वो नॉइज़ पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, हाँ, वो आपको उल्टा तंग कर देती है। मतलब ये जितनी भी हमारे ब्रिजेज़ वाले स्पॉट थे, आप कांजू में चले जाएँ, आप ख्वाजा ख़िला में चले जाएँ, तो आप वहाँ पे लोग नहीं आते देखने के लिए क्योंकि वो ख़त्म हो गया। साथ अगर आप देखें तकरीबन 30 के आसपास या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसका प्रॉपर डेटा मौजूद नहीं है, प्लेग्राउंड्स थी, क्योंकि रियासत ने तो ज़्यादा प्लेग्राउंड्स बनाई नहीं है, कुछ चंद ही है। और उन प्लेग्राउंड्स में ये लोग हर गांव, हर दूसरे तीसरे पांचवें गांव के सामने प्लेग्राउंड होता था, वहाँ पे बच्चे खेलते थे। तो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती थी, स्पोर्ट्स होता था। उसके बाद स्विमिंग एक एक्टिविटी होती थी, हाँ, वो नहीं हो रही। फिशिंग एक एक्टिविटी होती, हो नहीं रही। तो ये तमाम फैक्टर्स को आप देखें, तो इस वक्त मैं एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा था, स्वात के रेजिडेंट से। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों के अंदर जो टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मायूसी ख़ासकर नौजवानों के अंदर वो बढ़ रही है। और ड्रग्स की स्टेटिस्टिक्स तो आपको पता होगी कि इस वक्त आइस का नशा स्वाद के अंदर कितना आम हो चुका है नौजवानों के अंदर। हाँ, तो ये तमाम फैक्टर्स तो बड़ी ज़्यादा अलार्मिंग है कि एक स्वाद के रेजिडेंट के लिए जो रिक्रिएशनल स्पेस था जहाँ पे हाँ, वो अपने आप को इंटरटेन कर रहा था, वो स्पेस उनसे छीन लिया गया है और अब वो वापस ड्रग्स, मायूसी और पता नहीं ये कहाँ इन होगा। हाँ। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे इस बात में। अगर आप यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो यूटिलाइज़ करें किसी प्रोडक्टिव काम में, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर नेगेटिव कामों की तरफ जाएंगे। अभी जिस तरह आपने पार्क्स की बात की है, देखें स्टेट में आपको अगेन बार बार यही बात करता हूँ कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्टेट के साथ, हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कुछ अपनी लिमिटेशंस भी। ठीक जी। है, एक होती है विश लिस्ट, वो है काफ़ी लंबी। अब उसके अंदर प्रायोरिटीज़ होती हैं, और अगर आप एक पाकिस्तान की तरह डेवलपिंग स्टेट है और आपको अपनी इकोनॉमी का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि लास्ट 2 इयर्स जो है हम एट द ब्रिंक ऑफ जो है उसमें थे, बिल्कुल एक दिवालिया की हद तक हम पहुंच गए थे। तो हमारी प्रायोरिटी जो है इस टाइम काफ़ी डिफरेंट है, और उसमें जो बिल्कुल लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उस पे हमारा फोकस ज़्यादा है। अभी ये आहिस्ता-आहिस्ता, ये भी नहीं है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी हैं और ये होनी चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता जब हम अब स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान स्टार्ट हो गया है। अभी आप देखें जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, ये प्लेग्राउंड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ये इनके लिए फंड्स भी रिलीज़ कर रही है, ये इसके ऊपर प्रॉपर प्रोग्रेस भी हमसे लेती है। आपने जिस तरह ये दरिया के किनारे बात की है, तो आप हमारे जो बाईपास है, जो ये कंबर बाईपास है, इस पे आपने देखा होगा टीएमए ने वॉकिंग ट्रैक बनाया है, जिस पे हमारी कल ही मीटिंग हुई है ऑनरेबल उनसे, जो हमारे मिनिस्टर है, और इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं ऑल द वे अप टू जो कबल का हमारा पुल है यहाँ तक का, वो अलॉन्ग विद प्राइवेट डोनर्स। ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट का उस पर वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पार्क्स है उसकी अपलिफ्टिंग के ऊपर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो काफ़ी सीरियस है। उस पर बाकायदा तौर पर जो कंसर्न टीएमएज हैं उनको टास्क दिया गया है कि वो अपने सोर्सेज के थ्रू और गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको फंडिंग वगैरह होती है तो इनकी अपग्रेडेशन स्टार्ट करें। तो फ़िज़ागढ़ में हमारे पास पार्क हैं, इस तरह बाकी तहसील्स में हमारे पास छोटे छोटे पार्क हैं। मदियन में एक पार्क है जिसका केस मैंने टेकअप किया था कि वो हमें प्रॉपर्ली हैंड ओवर हो जाए ताकि उसके ऊपर हम वो काम वगैरह कर सकें। ये मेरे ख्याल से एक ही पार्क है पिज़ागढ़ का जो जी। सरकार के पास है, बाकी सारी प्राइवेट ओन पार्क्स हैं। हाँ सर। और वो भी वक्त के साथ साथ उसमें हाँ, काफ़ी वो कभी रहती है, कभी नहीं रहती, कभी चलती है, कभी नहीं चलती। जब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, सीज़न हो बस तो वो चलते हैं। लेकिन लोकल्स के लिए कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है इस वक्त, ना कोई बिल, ग्राउंड्स बन रहे हैं इस वक्त, ना बिल, कोई स्टेडियम बन रहा है, हम्म, ना कोई वो जो हिफाजती पुश्तें थी बिल्कुल। दरिया के आसपास, वो भी नहीं बन रही। तो हम्म, वो अब ये एक और मसला भी है शहजाद साहब के, हम जिस तरह दरिया के साथ खेल रहे हैं ना, कि जहाँ भी लगा वो गहरा से गहरा गड्ढा खोद के रेत निकाल रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे कि सामने गाँव है। अगर ये ज़मीन को हम इस तरह कंगालेंगे तो कल के लिए सैलाब आएगा, इस गाँव पे ऊपर चढ़ सकता है, बिल्कुल। वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी चढ़ सकता है। बिल्कुल। तो वो जो रिवर के साथ हम इस वक्त खेल रहे हैं, तो ये जब रिवर खेलने पे आ जाता है, वो तो कहते हैं ना कि जहाँ पे उनके अंडे होते हैं वहाँ पे वो ज़रूर पहुँचता है, जो बिल्कुल। पत्थर जहाँ पे दरिया बिल्कुल। के होते हैं। तो आपके लिए जब अल्लाह ना करे कल के लिए ये एक रियलिटी है कि सैलाब आएगा, हम्म, तो फिर भी जिस तरह आप कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर अकाउंटेबल किया जाता है, हम्म, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है हम्म, वो उस आने वाले सैलाब को और एक्सेलेरेट करेगी, बिल्कुल। और इतना हद तक होगा कि हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ और ख़तरे में होंगे। जिस तरह आप बात करें कि 2022 का सैलाब 2010 से ज़्यादा था,
तो आप ये नहीं देख रहे कि कल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपको कंट्रोल करने के लिए, इंसानी जानें भी ज़ाय होंगी और साथ-साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड सब तबाह होगा। हुँ। देखें आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम एग्री करते हैं। अगर ये डैमेज आया है तो ये आया भी किसी वजह से है ना। ये मैं आपसे कह रहा हूँ ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं है, ये तो डेकेड्स का प्रोसेस है जो चलता आ रहा है। पॉइंट बीइंग अगेन वही है कि हम अपनी कैपेसिटी में रहकर इसके लिए कर क्या रहे हैं। वो मैं आपके साथ डिस्कस वही कर रहा हूँ कि जो लीगल एक्शन है वो भी हम इस पे ले रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए, जो इसकी प्रॉपर एज पर एसओपीज जो एक्सकवेशन इलीगल माइनिंग अलाउड है हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि मैं आपको ये क्लेम कर रहा हूँ कि सब कुछ ख़त्म है और सब कुछ ठीक है और ओके है। मज़ीद काम की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल आप इसके अंदर। ये बड़ी अच्छी बात है नहीं कि आप इस तमाम चीज़ को एग्री कर रहे हैं एग्री कि है। ये एक डिस्प्यूट्स का और एक टेंशन का और फ्यूचर के लिए और पूरा एक वो बन रहा है। मुझे एक छोटा-सा एक आते हुए यहाँ पे कहीं से बात सुनी कि यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट ने कोई 650 के करीब लोग हायर किए थे फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर, पता नहीं किस डिपार्टमेंट के अंदर, और अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन 650 लोगों को सँभालना मुश्किल है, जो हुँ, दरिया के ऊपर उनको हायर किया गया था और हुँ, उसमें ख़वातीन भी शामिल है। हुँ। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखें ये तो जहाँ तक लास्ट गवर्नमेंट की बात है वो तो 650 और इससे काफ़ी ज़्यादा बंदे उन्होंने हायर किए थे। वो डिपार्टमेंट की पॉलिसी है ना, उसमें हमारा कोई इनपुट है, हमारा कोई फीडबैक है। हाँ, कैबिनेट ने वो बंदे जो है एट द डिस्पोजल ऑफ डिप्टी कमिश्नर किए थे कि आप इनको यूटिलाइज़ करें बाकी डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो अराउंड कोई 650 के करीब लोग थे, उनको हमने तमाम डिपार्टमेंट से पूछा और उनकी जो डिमांड थी उसकी बेस पे हमने उनको एजुकेशन में एडजस्ट किया, हमने हेल्थ सेक्टर में उनको एडजस्ट किया और वहाँ पर भी मैंने जो है तकरीबन कोई 10-20 के करीब बल्कि इससे ज़्यादा बंदे माइनिंग वालों को दिए हैं और उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये टास्क मैंने दिया है कि आप कोई और काम नहीं करेंगे, आप अक्रॉस द रिवर जो है दिन के वक्त 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का पैच होगा और आप इसमें ट्रैवल करेंगे। जहाँ पर भी इल्लीगल माइनिंग आप देखेंगे वो आप हमें रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए माइंस डिपार्टमेंट की अपनी कैपेसिटी तो कम है, वहाँ बंदे कम है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कम है। तो इसी तरीके से मैंने उनको थोड़ा सा बीफ अप किया था कि भाई उनके पास स्ट्रेंथ हो और मूव करें। तो एडजस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एडजस्ट हो गए हैं। काफ़ी डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट भी थी, जैसे हेल्थ में है, पोलियो में हमारे पास बंदे चाहिए होते हैं, तो वो वहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन ये 650 बंदे बिना ज़रूरत के एक पॉलिटिकल लीडर हायर करता है और उसको फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देता है कि आप इसको एडजस्ट करें। हुँ, मतलब गवर्नमेंट का तरीक़ाकार ये है कि माइनिंग को बंदे ज़रूरत है तो पोस्ट अनाउंस होंगे, उस पर हुई कंसर्न एलिजिबल लोग आएँगे, वो हायर होंगे और उसमें ख़वातीन का लेना, जिनके ऊपर दरिया के ऊपर ड्यूटी लगाना। तो ये तो यहाँ पे ये चीज़, तो ये मेरे ख़्याल से यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, हुँ, उन्होंने भी एक ब्लंडर्स का एक बड़ा वो पैमाना किया हुआ है कि लोगों को वोट के चक्कर में, पता नहीं किस चक्कर में, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे दी जिनकी ज़रूरत ही नहीं है और ऊपर आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को बांट नहीं रहे। 650 लोग, इट्स अ बिग नंबर और ये आपकी जो फंड्स है, आपकी जो इकॉनमी है मुल्क की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। देखिए इसका जवाब तो बेहतर आपको वही लोग दे सकेंगे जो पॉलिसी मेकर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, आपके लिए एक चैलेंज था इसको एडजस्ट करना। मैं सिर्फ देखिए ये चैलेंज की मैं इसको चैलेंज नहीं समझूंगा। मैं कहता हूँ कि ये ब्लेसिंग एंड डिसगाइज थी। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बड़े डिपार्टमेंट्स में थी। बड़े डिपार्टमेंट्स में जब कोई काम नहीं होता तो उसमें वन ऑफ द मेजर रीज़न यही होती थी। तो मेरे पास इतना बड़ा पूल आया तो मैं इसको चैलेंज नहीं कहूँगा, मैं इसको ब्लेसिंग एंड डिसगाइज कहूँगा कि बड़ी जगह पर मैंने शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की जो थी वो कमी मैंने पूरी कर दी लेकिन इस पे भी इस बात होनी तरीके से। चाहिए कि ये 650 लोग विदाउट एनी ज़रूरत के किसी खास डिपार्टमेंट के क्यों हायर किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उनसे पूछा जाना चाहिए। शहजाद साहब, मुझे आज हमने एक बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। हमने दिसान बांडे के वाक़े से शुरू किए, कालाम के बाज़ार के अंदर जो लोगों के हाँ, अंदर ज़मीनों के तनाज़ात है, जो अब जो 2010 के सैलाब के बाद उसमें एक शिद्दत आई। उसके बाद हमने रिवर एक्ट की वायलेशन की बात की, इंक्रोचमेंट की बात की, वहाँ पे हमने ये भी बात की कि गवर्नमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स की लिमिटेशंस का भी मसला है। अर्बन प्लानिंग जो नहीं है वो होनी चाहिए। जो रोड्स हैं वो टाइम बहुत ले रही हैं, जिसकी वजह से लोकल हाँ, को बहुत मसले हैं। स्कूल्स की अपग्रेडेशन, जो डैमेज स्कूल्स हैं, जो रास्ते हैं, जो चेयर लिफ्ट्स हैं, जो बीएचयूज़ हैं, ये मसाइल। और फिर हमने ये बात की कि जो इलीगल एक्सक्यूएशन हो रही है क्रॉस द हाँ, स्वात रिवर, उसके अंदर जो डैमेज हो रहा है, फिशिंग, सीजनल बर्ड्स एंड उसके साथ-साथ ग्राउंड्स का जो इशू है कि लोगों के साथ कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि जहाँ पे वो खेल सके, स्विमिंग कर सके।
और वहाँ पे किसी तरीके से जो प्रॉपर फ़िशिंग होती है वो भी एक हेल्दी एक्टिविटी है, वो नहीं है। तो स्वात के जो लोग हैं जिनका टूरिज़्म डिक्लाइन पे नीचे जा रहा है, जो एग्रीकल्चर जो दूसरा ज़रिए माश है स्वात के लोगों का वो नीचे जा रहा है, और तीसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये है कि दरिया स्वात जो एक रिक्रिएशनल हब था जहाँ पे आप एंटरटेन होते थे, वो भी आपसे छीना जा रहा है, वो भी वहाँ पे नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि स्वात की हिस्ट्री तो एक्सट्रीमिज़म की रही है, टेररिज्म की रही है, अभी भी इस डिस्ट्रिक्ट के हज़ारों लोग बाहर किसी और मुल्क में या अभी तक टेररिस्ट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं, यहाँ पे भी छोटे मोटे वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक स्पेस है। तो अगर इन डिस्प्यूट्स को, इन मसाइल को जो व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हों, ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इन द फ्यूचर कि इस रीजन के या इस खित्ते के या स्पेसिफिकली इस ज़िले की अमन को किस तरह ये तबाह कर सकते हैं? कोई और एलिमेंट्स आके ये जो डिस्प्यूट्स हैं इसका फ़ायदा लेके स्वात के अमन को ख़राब कर सकते हैं या कि नौजवानों को इंतहा पसंदी पे उबार सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट कि स्वात की हिस्ट्री ऐसी रही है। स्वात थ्रू आउट द लाइफ अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल रीजन था। टूरिज़म यहाँ पे होता था, फॉरेनर्स यहाँ पर आते थे, तो ये काफ़ी पीसफुल रहा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, काफ़ी पुरअमन लोग रहे हैं। 2008 से 12 का जो पीरियड था जब यहाँ पर एक वायलेंट हिस्ट्री हमें देखने को मिली, उसके काफ़ी फैक्टर्स थे। उसमें लोकल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे, उसमें बाकी भी जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट हुई है। लोकल भी काफ़ी उसके अंदर एग्जैक्टली काफ़ी उसके अंदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे। जो बात आपकी दूसरी है कि जो भी हमारे सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स इस टाइम है, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, या लोकल टूरिज़्म डिस्ट्रॉय हो रहा है, या बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ को नहीं मिल रही, तो आया ये कंट्रीब्यूट करेंगे या करते हैं। ये जो मैं क्लाइमेट फैक्टर है ये कंट्रीब्यूट करेगा टू दिस? बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये कंट्रीब्यूट करते भी हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। आप कहीं पर भी अगर आप टेररिज्म की वो देख लें, जेनेसिस देख लें या उसके रूट कॉज देख लें, तो उसमें सबसे प्राइमरी कॉज लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ही होता है। ज़ाहिरी बात है, जब स्टेट की रेट वीक होती है, जब स्टेट जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती है लोगों को, तो लोग जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाते हैं। जो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है वो कोई ना कोई तरीके से फिल होता है। बात ये होती है कि स्टेट इसके बारे में कुछ कर रही है तो बिल्कुल कर रही है इसके बारे में। आपने 2008-10 का जो एक डार्क पीरियड गुजरा था, उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट आपने इस एरिया में नहीं देखी। अभी भी रिलेटिवली अगर आप पूरे केपी की हालत देख लें तो स्वात रिलेटिवली अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है बाकी केपी से। इंसिडेंट्स हमारे पास हुए हैं, सैड इंसिडेंट्स थे काफ़ी, लेकिन जिस तरह टाइमली हमारे इंस्टीट्यूशंस ने रिस्पॉन्ड किए उसको, और जिस तरह उसको हैंडल किए, टैकल किए, वो आई थिंक काफ़ी अप्रिशिएटेबल है। उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है लोकल्स के अंदर जो यहाँ पर अवेयरनेस है, वो जो मैं बात आपको हर चीज़ में लोकल ओनरशिप की करता हूँ, तो लोकल्स ने यहाँ पर जो अमन है स्वात का, उसकी ओनरशिप जितना बेहतरीन अंदाज में की है, यही सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है। नहीं, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि लोग निकल रहे हैं जी, जी। और वो अमन चाहते हैं, किसी भी तरीके से किसी और एडवेंचर के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम और आप इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि बाकी अवामिल जितनी भी हो, क्लाइमेट भी एक प्रोसेस है, एक चैलेंज है जो इस वक्त लाइवलीहुड को एक तरफ से वो जो ज़रिए माश है उसके ऊपर एक चैलेंज है, दूसरी तरफ हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है या जो एक इंसानी ग्रोथ, वो एक मायूसी, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, फिर वो एक एक्सट्रीमिज़म के साथ वो एंड अप होती हैं कि कहीं ना कहीं एक स्पेस होती है तो कहीं ना कहीं फिल अप होगा ना। अभी ड्रग्स का इशू भी स्वाद को बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसका जो नेक्स्ट फेज़ होगा, अल्लाह ना करे कि ये इशू सारे कंट्रीब्यूट करके इस रीजन के अंदर और जो है दिस स्टेबिलिटी का, यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, यहाँ पे अमन ना हो, ऐसा ना हो। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और मेरी तकरीबन बड़ी ही दिलचस्प सेशन हुआ आपके साथ। मैं आपसे काफ़ी हद तक ज़ाती तौर पे मैं कह सकता हूँ, बाकी तो व्यूअर्स ही डिसाइड करेंगे कि किस हद तक आपकी परफॉर्मेंस है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस को देखते हुए कि किस तरह हमने क्लाइमेट और पीस को
दोनों फैक्टर्स को स्वात की रिवर के आसपास देखते हुए और आपने बहुत सारे चैलेंज के साथ एग्री किया कि इस वक्त हम होलिस्टिकली इन चैलेंज को देख रहे हैं, और अगर हम इसमें सब मिल के काम ना करें तो ये फ्यूचर हमारे लिए आने वाला वक्त भी वो इंतहाई ख़तरनाक होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन आवर क्वेश्चंस। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम अगली दफ़ा जब मिले तो हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर चुके। ज़रूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।